या फिर कोई वयस्क है, ठीक है, जो आपसे जिनके आप इंस्ट्रक्टर हो, तो उनको थोड़ा जो है ये चीजों में संदेह होता है, यानी उनको थोड़ा सा लग जाता है कि मतलब इतना नॉन जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको नॉन जजमेंटल बिहेवियर ही पसंद आता है, पर जैसे बड़े होते हैं तो उनको क्या होता है, वो थोड़ा सा ऐसे जो है अगेन, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है उनमें बहुत सारी चीजें देखी होती हैं, तो उनको थोड़ा ये नॉन जजमेंटल वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। लेकिन जो मतलब ऐसे जो अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर, हमेशा हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा जो है वो नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। तो ये था हमारा जो हम कल कर चुके हैं, और इन्होंने यही कहा था कि एक जो वाइज टीचर होता है वो हमेशा क्या करता है कि जो भी आपके बच्चों के, जैसे आप कोई भी उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड अप कर रहे हो, ठीक है, तो जो बच्चों में एक डिस्ट्रस्ट होता है या फिर शुरू में जैसे एक झिझक होती है आपको लेके, ठीक है, तो उन सब चीजों को जो है वो उसे स्वीकार करना चाहिए। यानी जो टीचर है उसको हमेशा जो है, मतलब जरूरी नहीं होता कि आपका स्टूडेंट आपको पसंद ही करे या उसको आप पे ट्रस्ट ही हो, लेकिन टीचर को जो है ये एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि एक ग्रजेस जो है वो टीचर के मन में स्टूडेंट को लेके कभी भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसको सभी के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रख के जो है वो क्लास में टीचिंग करनी चाहिए। तो ये था। नेक्स्ट है कि ये जो आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, मेन जो आपका रहेगा कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कार्ल रोजर। तो उसकी क्वालिटीज क्या थी, तो उसकी क्वालिटीज में या फिर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या होनी चाहिए। तो जैसे हमने अब जब भी हम अपने टॉपिक में एक चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड लेके आते हैं कि हमारी टीचिंग हमेशा जो है, क्योंकि ये भी आपका एक पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो हमेशा जो हमारी टीचिंग होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो इसमें जब भी आप, यानी एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, यानी जो आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, सबसे पहले तो उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट। अब मैं यहाँ पे बार बार चाइल्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें मेन है चाइल्ड साइकोलॉजी ही हमारा जो है वो मेन टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई भी लर्नर है, बट हम यहाँ पे लर्नर एज अ स्टूडेंट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भी लर्नर है उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो होनी चाहिए, जिससे वो अच्छे से सीख सकता है। यानी अगर आप मान लो आपने कोई एक्टिविटी बच्चों को सिखानी है और आप जो है खुद ही उसको परफॉर्म कर रहे हो, तो चाइल्ड कभी भी नहीं सीख पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, उसे जो है वो चीजों को यूज करने देना पड़ेगा, मतलब अपने हिसाब से जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करे और चीजों को देखे, ठीक है, मैनिपुलेट करे उनको। तो उससे जो है वो लर्नर अच्छे से लर्न कर पाएगा, एक इफेक्टिव लर्निंग जो है वो होती है। और फिर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में जो है वो हमारा सेल्फ इनिशिएशन भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अब जब आपने एक बार बच्चे को जो है वो दे दिया, उसकी इन्वॉल्वमेंट करा दी, ठीक है, तो उसके बाद बच्चे में एक सेल्फ इनिशिएशन की भावना भी होनी चाहिए कि वो जो भी आपका, जैसे आप कोई भी चीज उसको सिखा रहे हो, ठीक है, तो वो उसको सीखने के लिए सेल्फ इनिशिएट ले। यानी ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती दे रहे हो, अगले का मन नहीं है और आप जबरदस्ती उससे करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है उसमें यही होता है कि एक तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लर्नर की, ठीक है, एंड सेकंड इज सेल्फ इनिशिएटेड। तो सेल्फ इनिशिएटेड जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के। फिर उसके बाद आती है हमारी सेल्फ इवेलुएशन। तो वही चीज है कि जैसे मतलब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, मान लो हमसे कोई गलती होती है, तो आप जो है बच्चों को, यानी जो लर्नर है, यानी उससे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो कभी भी जो है वो ऐसे एकदम से उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को अच्छे से सिखाना है, आपको चाहिए कि वो चीज सीख ले, तो हमेशा जो है वो बच्चों को इस तरह से करना चाहिए कि वो अपने आप को खुद इवेलुएट कर पाए। यानी जैसे देखो कई बार, अब जैसे एक सिंपल सा एक मैथ्स के क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने बच्चे को सम करने के लिए दिया, ठीक है, और उसने जो है वो गलत कर दिया, तो आप जो है उसको करेक्ट करोगे,
तो उसको जो है आदत पड़ जाएगी, यानी फिर उसका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो पाएगी। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जैसे बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल लर्निंग खुद ही कह रहे हैं कि एक जो है वो आपका एक्सपीरियंशियल जो है लर्निंग है वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका कि सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका परवेजिव इफेक्ट ऑन अ लर्नर। हमें कल भी मैंने आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय परवेजिव, एनीबॉडी? मैंने कल इसका मीनिंग आपको बताया है, परवेजिव। ओके, कोई बात नहीं। परवेजिव का मतलब होता है व्यापक, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंडिव, जैसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंड करके पूरा जो है वो आपका एक व्यापक जो है हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक लर्नर का जो है वो परवेजिव इफेक्ट जो है, यानी उसमें जो है एक व्यापक तरह से जो है वो प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है। कि जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो चीजें कर रहा है, तो वो एक तरह से आपकी जो है इसका जो है मेन एक और जो है ये क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आपका कि परवेजिव इफेक्ट ऑन अ लर्नर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है कि शिक्षार्थी पर व्यापक प्रभाव, यानी जो भी आप जो है अनुभवात्मक, जो आपके एक अनुभव अधिगम है, यानी जो आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो, ठीक है, तो वो जो है उसमें शिक्षार्थी जो भी आपका लर्नर है उस पे जो है पूरी तरह से इफेक्चुअल जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अब रोजर और क्या बिलीव करते थे? तो रोजर बिलीव करते थे कि जो स्ट्रेंथ और पोटेंशियलिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर लर्निंग एंड डिजायर टू ग्रो एंड प्रोग्रेस। तो इसमें क्या कह रहा है कि रोजर का मानना था कि जो ह्यूमन की शक्तियां होती हैं या फिर जो ह्यूमन की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उनमें जो पोटेंशियल है उनका, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसमें जो है हमेशा बच्चों की कैसी होनी चाहिए कि उनकी जो स्ट्रेंथ और पोटेंशियल जो भी उनकी क्षमता होती है वो हमेशा कैसे ग्रो करती है। अगर आपको मतलब मेन है हमारा जो भी हमारा स्ट्रेंथ होता है ना, हमारा जो पोटेंशियल होता है, तो वो हमारी लर्निंग से ही बढ़ता है। तो इसलिए कहा गया कि जो आपको एक मतलब हमेशा जो है एक ह्यूमन में क्या होना चाहिए, एक सीखने की जो है, जो हमारी अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे हर चीज जो है आपने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा जो है क्यूरोसिटी होती है हर चीज को जानने की, यानी वो बहुत ज्यादा जो है क्यूरियस होते हैं कि ऐसा। और आपने देखा होगा एज कंपेयर टू अगर आप बड़ों की बात करें तो छोटों में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें भी जो है कहा जाता है कि जब भी जैसे कोई बच्चा जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि उनको आप जो है आंसर दो, यानी कभी भी ऐसे जो है नेगेटिवली रेनफोर्स नहीं करना होता है कि आज जैसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसको जो है वो यानी हम कर देते हैं ना कि नेग्लेक्ट कर देंगे कई बार, तो उन चीजों से क्या होता है फिर बच्चों में जो है एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिससे वो फिर फर्दर क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते या उनको लगता है कि क्या मतलब वो एक झिझक जो है वो फील करते हैं। तो ऐसा रोजर का मानना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो इनका जो मेन था वो था साइकोलॉजिकल जो ह्यूमन की नीड्स हैं, तो उसमें ये भी एक जो है वो आपका रहता है कि आपको जो है हमेशा जैसे जो ह्यूमन की एक सीखने की कहते हैं ना हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, तो और जो आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो कहते हैं कि उस पे जो है काम करना चाहिए, जिसके लिए हमारी जो एक एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है हमारी, ठीक है, वो बहुत ही काम आती है। तो इसलिए जो है इन्होंने इसमें ये बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो कि जितना ज्यादा बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, तो वो जो है आपका रोजर ने दिया था और इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। अब अगला है आपका कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे ये है कि आप एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो आप जो है एज अ इंस्ट्रक्टर आप उनके लिए क्या कर सकते हो। पहले था आपने जो इससे पहले सीखा उसमें था कि एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होती है,
ठीक है, उसमें जो है आपके मतलब जो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उसकी अपनी क्या गुण होते हैं, अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट यहाँ पे क्या है कि उसके उद्देश्य क्या होते हैं और उसके लिए आप एज एन इंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला तो यही होता है, आप एक जो मतलब लर्नर होता है उसको हमेशा क्या करोगे, अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए आपको वैसा जैसा माहौल जो है बच्चे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो टू अरेंज फेवरेबल एंड पॉजिटिव क्लाइमेट, पहला उद्देश्य क्या रहेगा, टू अरेंज फेवरेबल एंड पॉजिटिव क्लाइमेट। ये क्यों जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऑल्दो ये आप फिर भी खुद भी पढ़ सकते हो। मैंने पहले ही कहा है कि मेन होता है हमारा कि जो आपके मेन साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो है आपको जरूरत है कि ठीक है स्टडी करते हैं, ज्यादा डिस्कस करने से आता है। बट ये जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि एक मतलब मेनली आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और उसमें जो है आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बताना होता है कि क्या जो है आपको करना चाहिए। तो इसके लिए आपको फिर ये जरूरी है कि जो इन्होंने, क्योंकि एक तो रहता है कि मतलब हमें कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, बट जो आज की टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके द्वारा दिए गए जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो जो है वो ज्यादा वैलिड आंसर जो है वो माने जाते हैं। बाकी तो अब आपको भी पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू चीजें जो है वो न्यू मेथोडोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर ही लेते हैं। पर हमेशा जब भी आप पेडागोजी के आंसर्स टेस्ट में करने जाओ तो हमेशा जो है आपने वहां पे चाइल्ड सेंटर्ड होके सोचना है, ठीक है, ये सबसे बड़ी टिप होती है कि कभी भी आपने पेडागोजी के क्वेश्चंस डील करने हो तो आपने वहां पे चाइल्ड सेंटर्ड यानी जो इंडिविजुअल है उसकी क्या जरूरतें हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो उससे जो है फिर आपके आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। सो पहला है हमारा कि एक फेवरेबल और पॉजिटिव क्लाइमेट होना चाहिए बच्चे के लिए ताकि वो फिर वहां पे अपने आप जो है वो चीजों को मैनिपुलेट करे, उनको एक्सपीरियंस करे, है ना, और उससे वो सीखे। दूसरा, टू हेल्प लर्नर्स टू हैव पर्पस। अब एक और यहाँ पे देखो कि ये जो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ठीक है, तो ये जो है क्या करती है, ये लर्नर को एक उद्देश्य यानी कहते पर्पस, मेन एम, तो ये जो है लर्नर को जो है एक एम के लिए जो है वो सहायता करते हैं, यानी एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं। क्योंकि देखो जब आप ना कुछ अपने आप से कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हमेशा रहती है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी ये हमेशा आपको एक मोटिवेट मतलब बार बार जो है वो मोटिवेट करेंगे, तो ये जो है बच्चों में मोटिवेशन का काम करती है और उनमें जो है एक ऑब्जेक्टिव या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक पर्पस या एम, ठीक है, तो इस तरह का जो है एम निर्धारित करने में जो है वो सहायता करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, पहला है आपका फेवरेबल और पॉजिटिव क्लाइमेट प्रोवाइड करना और दूसरा लर्नर को एक एम जो है वो या फिर एम बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, तो उसको जो है वो निर्धारित करने में हेल्प करती है ताकि उनका जो है दैट लर्नर टू हैव अ पर्पस, ताकि उनका लाइफ में कोई एम हो, तो उसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ही जो है वो योगदान भी ये देती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका टू ऑर्गेनाइज लर्निंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू द लर्नर्स। अब यहाँ पे भी है कि ये जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ठीक है, इसमें हमेशा क्या होता है कि लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो आपको, जैसे मैंने कहा ना कि चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ पे आपके एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के उद्देश्य है जो एक इंस्ट्रक्टर को ही पूरे करने होते हैं। तो कह रहे हैं कि अब जो है अगला क्या है कि टू ऑर्गेनाइज लर्निंग रिसोर्सेज, यानी आप बच्चों के लिए जो है जो भी आपके रिसोर्सेज जितना ज्यादा आप उनके लिए लर्निंग रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपको करने चाहिए, और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो यही करती है, ठीक है, और यही होती है, एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू द
लर्नर, कि आप जितने ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपको करने चाहिए, और फिर उनके बाद उनको जो है लर्नर को अवेलेबल भी कराना है। यानी अब जैसे देखो आजकल हमारी क्लासेस, अगर आप आजकल स्कूल का जैसे आपने देखा है कि स्मार्ट क्लासेस का दौर आ चुका है, ठीक है, तो उस तरह से जो है मतलब जैसे आप चीजों को सिखा सकते हो। लैब्स जो है पहले जैसे हमारे टाइम में होता था, तो पहले जो है सिर्फ आपकी सेकेंडरी क्लासेस होती थी, उनमें यूज होती थी लैब्स, बट अभी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चों से जो है वो लैब्स में काम कराया जाता है। फील्ड वर्क जो है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, वो छोटे ही बच्चों से जो है अब देना शुरू हो गए हैं। जैसे असाइनमेंट्स बनाने को देंगे, फिर आपको जो है जैसा कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें, क्योंकि ये जो है आपके बच्चों को लर्न करने में यानी चीजों को सीखने में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करती है। तो इस तरह से कि आप लर्निंग रिसोर्सेज उनके लिए ऑर्गेनाइज करो, और उसके बाद जो है उन्हें अवेलेबल भी कराया जाए लर्नर्स को। नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग, जो कि हमने लास्ट टाइम भी, जैसे जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, जो हमने मेन पढ़ा था कि हमेशा क्लास में जो है एक रियलनेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, बच्चों को महत्व देना चाहिए, रियलाइजिंग द स्टूडेंट नीड, कि जो जरूरतें हैं उनकी, उनको जो है आपने ज्यादा उनको प्राइज करना है। प्राइज का मतलब है कि उनको ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है कि उनके साथ एक सहानुभूति वाली जो है वो आपकी एक क्लास होनी चाहिए, जिसमें आपको बच्चों के साथ जो है एक आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है और इमोशनल पार्ट है वो भी आप जो है उनके साथ कनेक्ट कर पाओ। तो वही है कि ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसका ये भी एक उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, तो जो मतलब बेसिकली जो आपके लर्निंग के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उन अब कैसे कंपोनेंट्स, जो आपके इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, यानी बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग, कि एक मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैलेंस है, ठीक है, तो वैसा जब आप उनको माहौल प्रोवाइड कराओगे तो ऑब्वियसली ये भी जो है उनके लिए एक लर्निंग का कंपोनेंट जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग जो है वो इसका एक और ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव काइंडली आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि जब भी आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कई बार डायरेक्ट आता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का और कौन सा नहीं है। तो आपने ये थ्योरी वाइज जैसे भी आपको दिए गए हैं, आपने वैसे ही सारे जो है ये पढ़ने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि टू शेयर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद लर्नर्स इन अ डेमोक्रेटिक वे। अब इसमें क्या कह रहा है, अब जैसे देखो कि हमने तो कहा कि एक बच्चे और एक टीचर में जो है वो हमेशा एक इमोशनली कनेक्ट जो है होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। बट उसमें भी कैसा है कि वो एक बैलेंसिंग होना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं कि भावनाओं में ही बह जाओ, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा अगर अपने फीलिंग और थॉट होते हैं, आप हर एक एज के बच्चे के साथ अपने कि अपने जो है सेम फीलिंग्स और थॉट जो है वो शेयर नहीं कर सकते। अब अगर आपने अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करने हो, ठीक है, तो आपको उनकी एज के अकॉर्डिंग जो उनका अप्रोप्रिएट उनको जरूरत है, ठीक है, और जिस तरह से आपको उनको समझाना चाहिए, तो वो आपको मतलब आप मेनली इसमें यही कहा गया है कि अगर आप मान लो कि कोई जैसे आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अब आप उनको फ्यूचर का कोई कि ऐसा होता है तो इस तरह के आप बताओगे तो वो छोटे बच्चों के समझ में नहीं आएंगे। तो यही यहाँ से कहना इसका है कि आप जो भी अपनी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ठीक है, वो लर्नर के साथ शेयर करने चाहिए आपको, लेकिन हमेशा एक डेमोक्रेटिक वे में करने चाहिए, ठीक है, यानी जिससे उनको हेल्प भी हो, और दूसरा जो है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। तो ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग थे। तो ये थे हमारे, ठीक है, मतलब जैसे देखो विद्यार्थियों के साथ एक लोकतांत्रिक तरीके से, यानी जिनमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो सिर्फ आपने उस तरीके से जो है वो भावनाओं और विचारों को जो है वो उनके साथ साझा करना है। तो ये जो है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग थे। अब अगला आता है हमारा बेसिक कंडीशंस फैसिलिटेट लर्निंग। अब यहाँ से ऐसे है कि आपके कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है, मतलब ऐसी क्या हमारी जो है बिल्कुल बेसिक कंडीशन होनी चाहिए जिससे आपकी लर्निंग को एक फैसिलिटेट का मतलब होता है, यानी आप जो है उसको अच्छे से बना पाए या अच्छे से जो है वो एम्फेसाइज कर पाए। ठीक है, तो कौन कौन सी बेसिक कंडीशन होती है? पहले तो सेल्फ थ्रेट ऑफ लर्नर इज मिनिमम, कि हमेशा जो बच्चा होता है, ठीक है, उसमें जो है सेल्फ थ्रेट जो है वो बहुत मतलब मिनिमम, क्या ना के बराबर। अगेन मैं ना के बराबर भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज के टाइम में जो आप बच्चों में सबसे ज्यादा जो है हम लैक कर रहे हैं वो यही है कि आजकल के बच्चों में ना डर खत्म ही हो गया है। और कहते हैं कि जब बिल्कुल ही डर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर मतलब वो उतना इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती है। अब जैसे आपने देखा है कि बच्चे जो है बेधड़क होके कुछ भी बोल देते हैं, ना एज का देखना, मतलब इस तरह से। तो ऐसा भी ना हो कि आपके कहीं एजुकेशन मतलब जहां बढ़नी चाहिए तो वहां पे आपके जो मॉरल एथिक्स है वो कम हो जाए। तो कहते हैं कि सेल्फ थ्रेट जो है वो लर्नर का मिनिमम होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि फिर वो पूछने से ही डरे। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है कि एक सेल्फ थ्रेट जो है वो लर्नर में थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि लर्निंग रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट आर इन लर्नर्स फेवर। जो मैं आपको पहले टाइम से, अभी जब से क्लास शुरू हुई है, मैं एक ही चीज कह रही हूँ कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो अब जैसे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, यानी जहां से आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी आप मतलब उनको समझा रहे हो, तो हमेशा हम कहते हैं ना कि पहले जो है नियर की चीजें पढ़ाई जाती है, फिर फारनेस। ये पेडागोजी में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे जो आपके मैक्सिमा ऑफ टीचिंग है, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि आपके जो है पहले तो एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, फिर उसके बाद जो है कंक्रीट की तरफ जो है वो चीजें बढ़ानी चाहिए। तो वही है कि पहले आपको ना बच्चों के नजदीक की चीजें, जो उनको मतलब जिनको वो जानते हैं। अब जैसे हम लोग, अब हमने मैस्लो के बारे में पढ़ा, अगर मैं पहले ही रोजर के बारे में पढ़ा दूं तो सबको पता था कि रोजर जो है हमने उतना ज्यादा कहीं पे भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी उतनी ज्यादा भी कोई बुक में मतलब मैक्सिमम ऐसा अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम दिया है इनके बारे में। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही आपने मैस्लो के बारे में पढ़ा, आपने ह्यूमन नीड पढ़ा, हायरकी ऑफ नीड्स पढ़ा, तो उससे क्या हो जाता है आपको कि जैसे फिर मैंने पहले जो आपको पता था वो चीज पढ़ाई, अब जैसे हम फिर दूर वाली चीजों को जब पढ़ने लगते हैं तो वो हमारे लिए और इजी हो जाती हैं। तो यही है कि जो आपके लर्निंग रिसोर्सेज और क्लाइमेट होते हैं वो हमेशा जो है लर्नर के फेवर में होने चाहिए। एंड कंप्लीट पार्टिसिपेशन, तो मैंने ये पहले ही बोला कि हम लोगों को देखो ये चीजें पढ़ने की अगर जरूरत भी नहीं है तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, कि एक लर्नर की जो है उस लर्निंग प्रोसेस में कंप्लीट पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, एंड कंट्रोल इट्स नेचर एंड डायरेक्शन, ताकि वो क्या कर सके कि अपनी जो मतलब फिर जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, यानी जो चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अगर आप भी उसके पास नहीं हो और वही सिचुएशन उसको फिर से हैंडल करनी हो, तो वो उस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल कर पाए। ठीक है, और वैसे ही कि वो अपने नेचर को और डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर पाए। तो इसके लिए जो है लर्नर की कंप्लीट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, फैसिलिट, क्योंकि ये जो कंप्लीट पार्टिसिपेशन होती है फिर यही आपकी जो है लर्निंग को फैसिलिएट करती है। तो ये थी बेसिक कंडीशंस। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लेना। अभी मेन आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो टेस्ट हुआ था, क्योंकि अब 15 मिनट रहे। ठीक है, तो इसमें सब कुछ जो है ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे रियलाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, कि आपको हमेशा जो है लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस होती है वो उसमें रियलाइज होनी चाहिए। तो ये भी एक बेसिक कंडीशन जो है वो होती है। और हमेशा बच्चों के साथ एक ओपननेस उनमें डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो क्वेश्चंस को आपके सामने बिना किसी झिझक के रख सके। और हमेशा उनमें एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे घर पे भी होता है तो आपको बच्चों के क्वेश्चंस के हमेशा जो है आंसर करने चाहिए, और मतलब उनकी क्यूरोसिटी को हमेशा बढ़ाना है, उनको कम नहीं करना है। कि मतलब जैसे हो जाता है कि कई बार बच्चे जो है कुछ भी पूछ लेते हैं और हम एकदम से उनको डांट देते हैं, तो वो जो है एक कहते हैं कि एक अच्छा जो है वो नहीं होता, कि आप जो है उनके मतलब उससे क्या होता है कि फिर उन पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और फिर वो क्वेश्चंस आपसे पूछना ही बंद कर देंगे। तो ये था
बाकी इसमें भी यही चीजें हैं कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट्स का मतलब भी यही होता है कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो है वो क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो हमेशा एक ह्यूमैनिस्टिक और लर्नर सेंटर्ड जो है अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और जो लर्नर का जरूरतें होती हैं, लर्नर का जो इंटरेस्ट होता है, उसको आपने ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो देनी है, जिससे लर्निंग जो है वो अच्छे से हो सकती है। तो ये था हमारा। तो अगर इससे कोई भी आपको फर्दर फिर क्वेश्चन रहेगा तो आपने फिर पूछ लेना है। अगर किसी का भी कोई पर्सनल टॉपिक से क्वेश्चन है, और अगर आप साथ में भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप एनी टाइम जो है वो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, तो आप कभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके फिर मतलब जैसे जो भी रहेगा क्वेरी, तो वो वैसे तो कोशिश ही करेंगे हम कि पूरी जो है वो मतलब आपके सवालों के आंसर जो है वो मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये था जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो है था। जिन्होंने देखो, अब जो नए लोग हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी क्लासेस ज्वाइन की हैं, जो बिल्कुल शुरू की क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं जिन्होंने, ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अब लास्ट के 15 मिनट है, तो थोड़ा फास्ट भी होगा। पर मेन है कि अगर आप जैसे आज सुन लोगे और पिछली जो आपकी पीडीएफ्स हैं, अगर आप उनको देखते हो तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन था आपका कि व्हाट डज साइकोलॉजी स्टडी इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, यानी जो साइकोलॉजी है बेसिकली, उसमें आप जो है क्या स्टडी करते हो। तो जैसे जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो है इसमें सोल को पढ़ा गया था, यानी जो फिलोसोफर होते थे, ठीक है। सबसे पहले देखो साइकोलॉजी नहीं आई है, फिलोसफी आई है। तो फिलोसफी इज द मदर ऑफ साइकोलॉजी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए था, ठीक है। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट नोट है ये आपको मिल जाएंगे, बस आप अभी आज सिर्फ सुन लो। पीडीएफ मिलेगी तो आपको इजीली जो है उसमें हर एक लाइन जो भी मैं बोलूंगी वो सब कुछ जो है वो आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेजा गया है। अगर किसी को नहीं मिली है तो वो मैसेज करके मांग लेना, ओके। तो इसमें था कि साइकोलॉजी में जो है हम स्टेप बाय स्टेप क्या सीखते हैं। तो अब देखो सबसे पहली ऑप्शन थी अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब अगर ऐसी कोई चीज जिसको आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते तो आप उसको पढ़ोगे कैसे। तो ये तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं होना था, ठीक है। और फिर जो आपके लास्ट वाले हैं, जैसे देखो इमोशनल थॉट्स ओनली। तो साइकोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडी ऑफ इमोशनल थॉट, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में आपका जो है देखे, क्योंकि आपने सारे अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लिए हैं, तो उससे भी आपको ये चीज क्लियर है कि इमोशनल ही नहीं है, आपकी अनकॉन्शियस कॉन्शियस हर एक बिहेवियर जो है वो इसमें आता है। और वैसा ही आगे वाला है कि फिजिकल रिएक्शन, तो फिजिकल रिएक्शन भी नहीं होता। साइकोलॉजी जो है उसमें आपका पूरा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पढ़ा जाता है। इवन सिंपल सा कि आपका जो है माइंड की स्टडी होती है। और हमें पता है कि हमारी जितनी भी चीजें हैं, आप बोल रहे हो, खा रहे हो, सोच रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, वो सारा जो है आपका माइंड ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा दैट इज योर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है इसको हम जो है साइकोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो हिंदी से मतलब हिंदी फॉलो करते होंगे तो उनको हिंदी में भी मिल जाएंगे, और टेस्ट भी मिला तो मैं पीडीएफ आपको ये सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से फिर जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द टर्म बिहेवियर इन साइकोलॉजी रेफर्स टू। अब ये भी आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मतलब आपकी साइकोलॉजी में जो बिहेवियर है यानी जो व्यवहार है वो किसके लिए जो है वो आपको रेफर किया गया है। तो इसमें क्या किया गया था, जब हमने शुरू में भी पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। इसमें जो है आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी जितना भी प्राणी जगत है आपका, ठीक है। बस आपने प्लांट्स को साइड में छोड़ देना है क्योंकि वो भी लिविंग में आते हैं, बट वो जो
है हमारे मतलब वो अब देखो यही एक हमारे और प्लांट में जो है डिफरेंस है कि वो सोच नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जिन जो दिमाग का यूज करते हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसमें जो है आपका दोनों का आएगा, ह्यूमन का भी और एनिमल का भी, ठीक है। तो साइकोलॉजी में जो बिहेवियर टर्म है दैट इज रेफर्स टू बोथ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो ये भी जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड्स। अब देखो क्योंकि आपको अब जिन्होंने देखो सिंपल सा होता है, कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं लगा है ना, आपने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े, तो इन्हीं से भी आपकी बहुत सारे जो है वो टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से ये पता लग जाएगा कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, और वो दोनों वर्ड कौन सी लैंग्वेज के थे, ग्रीक वर्ड्स थे। इवन जो फिलोसफीज थी है ना, तो उसमें भी जो हम साइकोलॉजी में सबसे पहले पढ़ते हैं तो हम जो है हमने ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में ही पढ़ा है। तो इसलिए जो साइकोलॉजी टर्म है वो आपकी दो वर्ड से मिलकर बनी है, ग्रीक वर्ड, पहला है साइकी एंड दूसरा है लोगोस। ये वर्ड से ही आपको तोड़ के ही पता लग रहा है, जैसे देखो यहाँ से साइकी वर्ड हो गया और इधर लोजी इज लोगस से आया है, ठीक है। तो ये बाकी कुछ भी नहीं है, मेन है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट था कि साइकोलॉजी कौन से, ऐसा नहीं पूछा गया था कि इनका मीनिंग क्या होता है, तो फिर आप किसी और ऑप्शन को देख सकते थे, बट ये आपके ऑप्शन से ही आपको वर्ड से ही पता लग गया है। और ये हमारा बिल्कुल ही पहला क्वेश्चन बनता है जब भी हम साइकोलॉजी की बुक खोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ही इजी वाला था। तो ये ऐसे है साइके और लोगोस। नेक्स्ट है फिर, अच्छा जी अब इनके मीनिंग भी ऑब्वियसली जब इनके बारे में पूछा जाता है तो इनके मीनिंग पूछे जाते हैं। तो साइकी का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि माइंड है या फिर सोल है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे पहले कब बताया हुआ है, ठीक है, कि जो साइकी था, ठीक है, जब ये टर्म आई तो फिलॉसफी जैसे मतलब मेन है कि साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली इसकी जो ओरिजिनेशन है वो फिलॉसफी से हुई है, और फिलॉसफी में जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ा गया है सोल को। तो इसलिए जब ये डेफिनेशन आई थी कि व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है, तो साइकी को जो है हमारी फिलॉसफी में यानी हमारा जो दर्शन शास्त्र है उसमें सोल माना गया था। अभी जो मॉडर्न टर्म है, अगर बाय चांस आपको ये पूछा होता कि साइकी का मतलब क्या है तो आपने करना था माइंड, बट आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि ग्रीक में जो है साइकी का मतलब क्या होता है। तो ग्रीक में जो है साइकी मीन्स, साइकी स्टैंड्स फॉर सोल, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज योर सोल। और फिलॉसफी में कभी भी पूछा जाएगा तो आपने वहां पे यही रखना है कि जो आपकी साइकोलॉजी है जब वो फिलॉसफी का पार्ट हुआ करती थी तो उसमें जो है सोल को ही स्टडी किया जाता था। माइंड जो है अब हमारा आगे आया है, ठीक है। नेक्स्ट है लोगोस। तो लोगस जो है वो लोजी वर्ड ही है, लोगोस से ही लोजी वर्ड आया है। तो जितनी भी आपकी स्टडी रहती है, आप बायोलॉजी, जोलॉजी, इतने सारे डेली आप वर्ड पढ़ते हो तो ये भी आपका इजी है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना था वो था स्टडी। मैं आपको डायरेक्ट ही जो है आंसर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज्यादा अगर आप ऑप्शन डिस्कस करोगे तो उससे फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार जब हम बार बार ऑप्शंस ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक ना नेगेटिव नैरेटिव भी बन जाता है। कई बार फिर जैसे टेस्ट में एकदम आएगा तो फिर आपको और ऑप्शंस पे भी जो है फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जिसमें और भी करनी होंगी वो मैं करूंगी, बट जिनके डायरेक्ट आंसर हैं वो मैं अब आपको, और आई होप ये तो मतलब इतने बेसिक थे, ये तो आपके सबके क्लियर ही हुए होंगे, इतना टफ टेस्ट था नहीं वैसे। नेक्स्ट है आपका, अब हाउ वाज साइकोलॉजी इनिशियली डिफाइंड। अब देखो यहाँ से ही इनिशियली का मतलब है कि शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर था उसमें जो है साइकोलॉजी कैसे पढ़ी गई या कैसे जो है उसको डिफाइन किया गया। तो मैं तब से आपको बता रही हूँ ये चीज, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, साइंस ऑफ द सोल। जो हमारी फिलॉसफी है यानी फिलॉसफी में जो है वो आपका बेसिकली क्या कहा गया था, इसमें जो है आपकी सोल को ही स्टडी किया गया था। तो इसलिए जब शुरू में साइकोलॉजी जो है, जब इनिशियली शुरुआती दौर था तो उसमें जो है साइकोलॉजी को क्या बोला गया, साइंस ऑफ सोल बोला गया। और जब मॉडर्न आ गई, मॉडर्न साइकोलॉजी आ गई, तो उसमें फिर इसको जो है वो स्टडी ऑफ माइंड जो है वो बोला गया है। तो ये है आपका।
नेक्स्ट है आपका कि अगला क्वेश्चन था, विच ब्रांच वॉज साइकोलॉजी अ पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द प्री साइंस पीरियड। अब जब से हम तब से यही चीज मैं आपको मतलब 3-4 क्वेश्चन से एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। तो कह रहा है कि जो प्री साइंस पीरियड था, यानी जब पहले साइकोलॉजी टर्म भी नहीं आई थी, तो उस टाइम पे जो है ये कौन सा था, तो ये फिलोसफी जो है, फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब इसको लेके बहुत सारे लोगों में क्वेश्चंस रहे हैं, तो इसको जो है मैंने तब भी जब हमने क्लास की थी उस टाइम पे भी बार बार एक ही चीज बोली है, और आज भी मैं यहाँ पे यही चीज समझाने आ रही हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, सिंपल फादर ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा मतलब पूछा गया था, और दूसरा आपको ऑप्शन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं दी थी, पर कई बार जो है वो दी जाती है, तो प्लीज उसको जो है अच्छे से पढ़ें। अगर आपको फादर ऑफ साइकोलॉजी दिया है और एरिस्टोटल का नाम है वहां पे, ठीक है, तो उसका आंसर जो है एरिस्टोटल ही माना जाएगा। विलियम वुंट भी हो, भले ही आपका गूगल पे सर्च करके विलियम वुंट का नाम आता हो, लेकिन जैसे हमने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो इनिशियली फिलॉसफी का पार्ट हुआ करती थी, तो इसलिए जो एरिस्टोटल है बेसिकली उनको ही कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने ही बहुत सारे जो है एफर्ट किए थे फिलॉसफी से साइकोलॉजी को अलग करने में। क्लियर है कि फिलॉसफी से साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अलग करने के लिए जो है वो एरिस्टोटल को ही जो है वो माना जाता है, इसीलिए जो एरिस्टोटल है उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कहा गया है। और इसके साथ साथ ये और किस किस के जो है फादर हैं, तो ये बायोलॉजी के फादर भी हैं। ठीक है, बायोलॉजी के फादर भी हैं एरिस्टोटल, और बायोलॉजी में भी आपके दो पार्ट बनते हैं, एक रहता है आपका बॉटनी और दूसरा होता है जोलॉजी। तो उसमें ध्यान रखना कि ये जोलॉजी के जो हैं वो फादर माने गए हैं। ठीक है, एरिस्टोटल जो है बायोलॉजी, जोलॉजी और साइकोलॉजी के इनको जो है वो फादर माना गया है, कंसीडर किया गया है। और अगर मॉडर्न साइकोलॉजी पूछा गया होगा तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुंट, जिन्होंने फर्स्ट जो लेबोरेटरी है वो एस्टैब्लिश करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज साइकोलॉजी नोन एज व्हेन एरिस्टोटल। तो यही चीज आ गई फिर से, ठीक है, कि जब एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया था तो क्योंकि वो फिलॉसफी का ही पार्ट थी, तो इसलिए जो है इसको साइंस ऑफ सोल ही उनके टाइम में कहा गया था। नेक्स्ट है, Who coined the term psychology in 1590। अब जो जिन्होंने जैसे नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को भी नोट्स बनाओगे और इन्हीं की एक्सप्लेनेशन को आंसर में लिखोगे तो आपके लिए और शॉर्ट नोट जो हैं वो हो जाएंगे। तो अगर कोई किसी ने ऐसे है कि मतलब स्लाइड से नहीं बनाना है तो आप इन क्वेश्चन से भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। तो जैसे अब था, हु कॉइंड द टर्म साइकोलॉजी इन 1590। अब पहले था फिलॉसफी एरिस्टोटल के टाइम, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने क्या करा, उन्होंने जो है फिलॉसफी से साइकोलॉजी को कर दिया अलग। अब जब साइकोलॉजी आई तो बेसिकली इन्होंने एक बुक निकाली थी साइकोलॉजिया, जो कि फर्स्ट बुक एवर, ठीक है, एवर मतलब फर्स्ट एवर बुक है जो कि साइकोलॉजी की बुक निकाली गई है, सबसे पहली बुक, ठीक है, जिसे साइकोलॉजी का ग्रंथ भी कहा गया है। तो ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता, साइकोलॉजिया जो है बुक का नाम था, तो विच वॉज अगेन रिटन बाय रुडोल्फ। इनका जो है देखो गॉकलेनियस, अब इनमें आप हिंदी में पढ़ते हो तो गाइकिल, इस तरह से भी नाम है इनका, ठीक है। तो आपने जो है मतलब इसको जब भी पेपर जैसा आए तो उससे पहले एक बार कर लें, क्योंकि ये इंग्लिश में कुछ और सा है, हिंदी में कहीं पे कुछ और सा है। तो ये है रुडोल्फ गाइकिल ऐसे करके जो है, बाकी गॉकलेनियस इस तरह से इनका पूरा दिया गया है रेफरेंस। तो इन्होंने एक 1590 में, ठीक है, 1590 में एक साइकोलॉजिया नाम की बुक निकाली, जिसमें इन्होंने सबसे पहली बार जो है वो साइकोलॉजी टर्म जो है वो बोला था, ठीक है। तो इसलिए फिर अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अलग किसने किया, तो वो थे एरिस्टोटल। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी की टर्म किसने दी है, कॉइंड का मतलब है नाम किसने दिया,
ठीक है। तो साइकोलॉजी को साइकोलॉजी का नाम जो है वो किसने दिया? रुडोल्फ गाइकेलियस ने जो है वो दिया। जानबूझ के आपको एरिस्टोटल जो है वो ऑप्शन दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो लेकिन आपने नहीं होना है, आपने याद रखना है कि टर्म जब भी पूछी होगी तो हमने रुडोल्फ का नाम जो है उसमें लिखना है। और कब की थी? 1590 में। नेक्स्ट है कि हु कंसीडर्ड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल। अब किन्होंने जो है इसको साइंस ऑफ सोल जो है वो कहा गया है? तो आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी हेल्प मिल गई होगी। तो एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के ही जो गुरु थे, अब देखो प्लेटो, तो प्लेटो कौन थे? प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के टीचर रहे हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल, प्लेटो और डेकार्टे, तो इन्होंने जो है जो आपकी साइकोलॉजी है उसको साइंस ऑफ सोल जो है वो कहा था। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आपको ये मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब ये है तो मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम भी हो गया, आज काफी लंबी क्लास नहीं है, ठीक है। सो व्हाई वाज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल रिजेक्टेड? अब जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में साइंस ऑफ सोल कहा गया था, लेकिन बाद में जो है वो इसको साइंस ऑफ माइंड जो है उससे रिप्लेस कर दिया गया था। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे, ठीक है, तो हमें भी पता है कि सोल और माइंड जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन था इसके पीछे जो मेन रीजन था वो क्या था कि जो सोल है उसको साइंटिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता। आत्मा का हम साइंटिफिकली तो मतलब आज तक साइंस भी आत्माओं को प्रूव नहीं कर पाई है ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और माइंड को तो सभी पढ़ सकते हैं, न्यूरोलॉजी है ना, ब्रेन की स्टडी सब कर सकते हैं, फिर साइकोलॉजी तो सारी है ही ब्रेन का। तो इसलिए जो है फिर इसको साइंस ऑफ सोल ना करके फिर साइंस ऑफ माइंड से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। फिर साइंस ऑफ माइंड जो है ये किसने किया? तो फिर जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, अब बेसिकली जो सबसे शुरू वाले थे उन्होंने नहीं, वेट, इसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लें। इसको जो है साइको एनालिस्ट आए थे, इन्होंने जो है इसको साइंस ऑफ माइंड कहा है। ये टिक करती बार थोड़ा ये हो गया क्योंकि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने तो इनको साइंस ऑफ सोल कहा था। इसको काइंडली करेक्ट कर लें आप लोग, ठीक है, मतलब मैं कर दूंगी ये बाद में, पर मेन है यहाँ से इसका आंसर क्या होगा? साइको एनालिस्ट। जो साइको एनालिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने जो है, और फंक्शनलिस्ट भी है इसका ना मैं आपको थोड़ा मुझे ना इसका थोड़ा डाउट है, आपको जो है मैं इसको अगली क्लास में बता दूंगी, या फिर मैं जैसे थोड़ा सा पता करके, क्योंकि देखो जो हमारे विलियम जेम्स थे ना, उन्होंने सबसे पहले जो है साइंस ऑफ माइंड कहा है। और जो विलियम जेम्स है वो फंक्शनलिज्म के फादर है, मतलब इन्होंने जो है फंक्शनलिज्म में कहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसका जो मुझे सही आंसर लग रहा है वो फंक्शनलिस्ट है, क्योंकि विलियम जेम्स ने सबसे पहले कहा था साइंस ऑफ माइंड। तो ये मैं ना आपको क्लियर करके बता दूंगी, ठीक है। तो इसका अभी थोड़ा डाउट में रखते हैं इस क्वेश्चन को, पर जहां तक मेरे को है इसका आंसर फंक्शनलिस्ट होना चाहिए। ये गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने जो है इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। ये सारे अब क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, तो ये आपको पढ़ा भी दिए गए, तो इनको आप अपने हिसाब से मतलब कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें कोई भी गलती नहीं है, बस वही है एक जो था। और अगला है जी 20th सेंचुरी। अभी अभी हमने जो है साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी खत्म किए हैं पढ़ के, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो 20वीं शताब्दी थी, तो उसमें जो है जो मतलब 20th सेंचुरी है, उसमें सबसे ज्यादा जिस स्कूल ऑफ थॉट का बोलबाला रहा है वो था हमारा बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है वो बिहेवियर होगा। यानी इसका जो है जो आपका 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी है उसको कंसीडर किया गया था एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब जो आपका आप में से किसी का प्रीवियस जो है वो क्वेश्चन रहा है, बाकी तो ये देखो सारे ही आपको हैं, ये बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कर लें।
ये वाला क्वेश्चन था जो नया था आपके लिए, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो आपकी साइकोलॉजी की सबसे पहली फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो जर्मनी में जो है वो खोली गई है, जर्मनी में एस्टेब्लिश की गई थी बाय विलियम वुंट। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है वो कब, मतलब कहाँ पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसको काइंडली नोट कर लें आप लोग। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो है सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में कोलकाता यूनिवर्सिटी में। और 1916 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1916 में जो है इसको कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको एस्टेब्लिश करने वाले जो फाउंडर थे इसके, ठीक है, वो थे नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। तो ये जो है आपका पूरे टेस्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने नहीं बताया था, बट ऐसे ही हमेशा आपको एक आधा क्वेश्चन पक्का ऐसा मिलेगा कि जो आप, मतलब मेन है कि जो मैंने पढ़ा दिया है उसके बाद भी आपने जो एक्स्ट्रा चीजें आप करते हो तो वो चीजें जो है मैक्सिमम आपके टेस्ट में कवर की जाएंगी। तो ये था थोड़ा और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी, तो अब आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे ही आपके इजी इजी क्वेश्चंस थे, तो इनमें कोई भी आपको ऐसे नहीं है कि जो आपको टफ लगे, ठीक है। तो ये था आपका, तो आज के लिए काफी है ये। तो 25 अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं ये। तो ये आप में अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ने होते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं टेस्ट में। और ये जो है आपके जो लास्ट वाले हैं ये पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस थे, यानी जो आपके पेडागोजी में रहेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलो जी, ठीक है फिर।